हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन चल रहा है इस समय, इसका तीसरा लेक्चर है। आज टॉपिक रहेगा कार्बोनियम आयन, कार्बोधन आयन या कार्बोनियम आयन। भैया पिछले लेक्चर में फ्री रेडिकल्स हो चुका है और इसके पहले बॉन्ड फ्यूजन हो चुका है, विदलन हो चुका है। तो कार्बोधन आयन या कार्बोनियम आयन की बात करते हैं। इस समय विदलन पढ़ रहे थे या बॉन्ड फ्यूजन पढ़ रहे थे, उस समय बताया गया था कि ये दो प्रकार का होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल सा मुक्त मूलक बनते हैं। और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो आयन बनते हैं। जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो आयन बनते हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन वहाँ पर होगा जहाँ पर दो भिन्न भिन्न ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जैसे AB एक सहसंयोजक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक प्रायः सहसंयोजक होते ही हैं। तो इसका मतलब है कि AB में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हुआ है। यहाँ पर A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, डिफरेंट है। मान लेते हैं कि यहाँ पर B की नेगेटिविटी ज़्यादा है। किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है? B की ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन होगा तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो B की ओर चला जाएगा। साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर भैया किधर चला जाएगा? B की ओर चला जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जब B की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आयन बन जाएंगे। A पॉजिटिव अर्थात धनायन बनाएगा और B ऋणायन बना देगा। B ऋणायन बना देगा। दो प्रकार के आयन बन जाएंगे। ये किस विभाजन के द्वारा बन रहे हैं? विषम विदलन के द्वारा बन रहे हैं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा बन रहे हैं। दो प्रकार के आयन बनते हैं। यहीं से जब दो प्रकार के आयन की बात करते हैं तो दो प्रकार के आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में कौन से होंगे? कार्बोनियम आयन और कार्बेन आयन। कार्बोनियम आयन और कार्बेन आयन। जहाँ पर कार्बन धनावेशित होता है, जहाँ पर कार्बन धनावेशित होता है वो कार्बोनियम आयन हो जाएगा। और जहाँ पर कार्बन ऋणावेशित होता है, कार्बन ऋणावेशित होता है वो कार्बेन आयन हो जाता है। वो कार्बेन आयन हो जाता है। अर्थात वह आयन जिनमें कार्बन पर धन आवेश पाया जाता है वो कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। भैया ध्यान दीजिए, वह आयन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा बने, है ना भैया, विषम विदलन के द्वारा बने वह आयन जिनमें कार्बन धनावेशित होता है, कार्बन धनावेशित होता है, कार्बन धनावेशित होता है, कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। कार्बोनियम कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। कार्बोनियम आयन कहलाते हैं जिनमें कार्बन धनावेशित होता है। कार्बन धनावेशित होता है भैया, धनावेशित होता है। कार्बन धनावेशित वहीं पर होगा जहाँ पर कार्बन की अपेक्षा इससे अधिक ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हुआ है। कार्बन से ज़्यादा ऋणात्मक परमाणु जुड़ा है, वहाँ पर कार्बन धनावेशित हो जाता है। जब एल्किल मूलक में हम लिखते हैं तो एल्किल मूलक में इसे R+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बोनियम आयन को, कार्बोधन आयन को R+ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो कार्बन है उसकी संरचना ऐसे होगी, इस प्रकार से। कार्बन धनावेशित है। जो धनावेशित कार्बन होता है इसके वाह्यतम कोश में, इसके अंतिम कोश में भैया, वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 तो अपने कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3,
और 3 इसके साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाए रहता है, 3 उसके रहेंगे, ये 1 2 3, तो 3 इसके अपने, 3 ये 6, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 जो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उस परमाणु के, और 3 कार्बन के। तो धनावेशित कार्बन परमाणु के वास्तव कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि कार्बोधनायन से प्रोटॉन निकल जाए तो असंतृप्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2+। ये भैया ये प्रोपेन का कार्बोनियम आयन है। यदि इसमें से प्रोटॉन निकल जाए तो प्रोटॉन निकलेगा इसके समीप वाले कार्बन परमाणु से, समीप वाले कार्बन परमाणु से, अर्थात यहाँ से निकल जाएगा। तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्रोटॉन निकल गया, ये प्रोटॉन निकल गया तो ये प्रोपीन बन गई, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हो गए ना, जब प्रोटॉन निकल जाता है कार्बोधनायन से, कार्बोधनायन से। तो ये तो कार्बोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं तो संरचना में क्या है, जो धनावेशित कार्बन होता है, धनावेशित कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण। और sp2 संकरण से 3 sp2 संकृत कक्षक बनते हैं और तीनों एक त्रिकोणीय तल में 120 पर व्यवस्थित होते हैं, 120 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। इस कार्बन में sp2 संकरण होगा तो 3 संकर कक्षक बनेगा। देखिए, एक s है, 2 p है, तो 3 संकरित कक्षक संकर कक्षक बनते हैं और तीनों 120 पर व्यवस्थित त्रिकोणीय होगा। ऐसे धनावेशित कार्बन, ये संकर कक्षक 1 2 3 sp2 संकर कक्षक, और ये 120 डिग्री, 120 तीनों sp2 संकर कक्षक हैं। इसके अतिरिक्त इसमें असंकृत रिक्त p कक्षक भी पाए जाते हैं ये, और ये जो संकर कक्षक हैं उनसे 90 पर, 90 डिग्री पर, ऐसे देखिए ये 90 डिग्री पर, है ना भैया, 90 डिग्री पर व्यवस्थित रहते हैं असंकृत p कक्षक। ये वाले कौन से कक्षक हैं? असंकरित रिक्त p कक्षक, रिक्त p कक्षक ये, और ये sp2 संकर कक्षक हैं, sp2 संकर कक्षक हैं, sp2 संकर कक्षक हैं। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था या संरचना रहती है। संरचना के बाद हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका रहता है, स्थायित्व की बात करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं। पहली बात तो जो धनावेशित कार्बन परमाणु हैं इसके कारण कार्बोनियम आयन क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, है ना। किसके कारण? धनावेश के कारण, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करना चाहते हैं और अपना अष्टक मेंटेन करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट मेंटेन करना चाहते हैं, अष्टक पूरा करना चाहते हैं, इसलिए अधिक क्रियाशील होते हैं। पहली बात तो ये कि जो कार्बोनियम आयन हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं, कार्बोनियम आयन अधिक क्रियाशील होते हैं। अब अगर हम स्थायित्व की बात करते हैं तो स्थायित्व देखते हैं, जो बेंजिल और एलाइल कार्बोनियम आयन होते हैं वह ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो स्थायित्व का क्रम देख लेते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं कैसे और क्यों। बेंजिल या फिर बेंजिल या मतलब है तथा भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। बेंजिल तथा एलाइल कार्बोनियम आयन
कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन, इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं किसकी तुलना में? ये देखिए टर्सरी कार्बोनियम आयन है, सेकेंडरी है। टर्सरी मतलब केवल सी पर धनावेश हो, CH पर धनावेश हो, और इससे कम स्थायी होगा प्राइमरी RCH2, और इससे भी कम होगा मेथिल कार्बोनियम आयन। अब इनके स्थायित्व सबकी बात करते हैं। जैसे जो हमने टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की बात की, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है ना, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट कार्य करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनका स्थायित्व क्यों ज़्यादा है, तो उसका सीधा उत्तर होगा अनुनाद, रिजोनेंस। अनुनाद के कारण, जैसे जो बेंजिल धनायन है, बेंजिल कार्बोनियम आयन है, इसमें अनुनाद के कारण आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। आर्थो पैरा पर अर्थात पूरे पर धनावेश फैला रहता है, पूरे पर धनावेश फैला रहेगा। भैया ये दिखाएंगे हम अनुनाद के कारण, सारे स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, अनुनाद के कारण तो इन पोजीशनों पर, इन पर सभी पर धनावेश फैला रहेगा, इसीलिए जो है इसका स्थायित्व ज़्यादा है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा रहता है, जैसे कार्बोनियम आयन एक है CH2 CH2+। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनका स्थानांतरण इस कार्बन पर भी तो हो सकता है, तो इसकी अनुनादी संरचना दूसरी ये भी तो हो सकती है, इसीलिए इसका स्थायित्व अधिक हो जाएगा। इसका स्थायित्व क्या होगा? अधिक हो जाएगा। बोलो, मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आंशिक रूप से धनावेश फैला हुआ है, विस्तृत है समान रूप से, इसलिए इनका स्थायित्व इनसे ज़्यादा है, और दूसरा कारण है, दूसरा बताएं, जब हम इनकी बात करते हैं टर्सरी, 3 प्रकार के देखिए कि भैया कार्बोधनायन है, कौन कौन से? टर्सरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कार्बन की व्याख्या पहले की जा चुकी है कि ये क्या होते हैं, कौन से होते हैं प्राइमरी, कौन से होते हैं सेकेंडरी, कौन से होते हैं टर्सरी। तो इसका स्ट्रक्चर तो यहाँ बना भी देख रहे हैं, बता भी चुके हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी जब CH पर हो तो सेकेंडरी है, C पर हो तो टर्सरी है। इनकी व्याख्या कैसे करते हैं? ठीक, पहली बात तो जो कार्बोनियम आयन होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ज़्यादा स्थायी होते हैं। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना भैया, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोनियम आयन हैं, स्थायित्व की बात यहाँ पर चल रही है भैया, स्थायित्व की बात चल रही है। कार्बोनियम आयन ध्रुवीय विलायकों में अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं ध्रुवीय विलायकों में भैया, अधिक स्थायी होते हैं। अगली बात करते हैं, जब लगा कि जो प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह हैं वो कार्बोधनायन का स्थायित्व सदैव बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और माइनस आई इफेक्ट जो उत्पन्न करते हैं वो स्थायित्व घटाते हैं। भैया इनमें से अगर हम बात करें प्लस आई प्रभाव वाले समूह कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ाते हैं, और माइनस आई
-I प्रभाव वाले समूह स्थायित्व घटाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी है कि अल्पायु कार्बोधनायन भी होते हैं, कार्बोनियम आयन होते हैं, काल्पनिक समझ लिए होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए रहते हैं, कोई इनका स्थायित्व नहीं रहता है, और इनको हम विलयन से अलग भी नहीं कर सकते हैं। इतने ज़्यादा जो है अल्पायु वाले होते हैं, इतने कम समय के लिए बनते हैं, इन्हें हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ कार्बोधनायन होते हैं जिनका स्थायित्व अधिक होता है, उन्हें हम विशेष परिस्थितियों में अलग भी कर सकते हैं, अर्थात उन्हें हम अलग प्राप्त भी कर सकते हैं, या अलग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से +I -I इफेक्ट के आधार पर भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। बेंजील और एलाइल की स्थायित्व की व्याख्या हम अनुनाद के आधार पर कर सकते हैं। भैया लगातार इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।